Resource is not required. You should go for resourcefulness. तू पे आ रहा है, ये एलिमिनेशन लगा दो, ये एलिमिनेशन लगा दो, बट उसको जब तक एविडेंस बेस्ड खुद नहीं परखोगे वो काम नहीं करेगा. That will backfire. Because हम लोगों में स्केप्टिसिज्म नहीं है. We do not question जो हमें दिया जा रहा है. We accept as they have been given. और वो सबसे प्रॉब्लमेटिक है इस एग्जाम में. देखो जब यूट्यूब पे बाउंसर आ रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, बट हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं फिर. सोर्स हमेशा लिमिटेड रखो और जो पढ़ रहे हो दिमाग चलाने की कोशिश करो. ये आंसर राइटिंग में भी सर बताते हैं, जितना हो सके अपना दिमाग चलाओ. GS1 में GS3 GS4 सब कुछ घुसा सकते हो, बस आपको कनेक्ट करना तो बिल्कुल रिपीट होता है, ये मैं कह सकती हूँ. क्योंकि मैं सीसेट में मैंने 2022 में दिया था, कॉलेज के साथ. कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था. उसमें डेफिनेटली मेरा GS नहीं हुआ था, लेकिन मेरा सीसेट क्लियर था. 23 में मेरा सीसेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैथ्स में मैं अच्छी हूँ, मैं मैथ्स कर लूंगी. और 23 में मैथ्स इतनी भयानक आई, मैं कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट नहीं करती थी. फिर मैंने सीसेट केवल अभी तक 24 और 25, 24 में भी मेरे 98 मार्क्स आए थे, 25 में भी मेरे 99 समथिंग मार्क्स सीसेट में आ रहे हैं. केवल PY2 देखा है, PY2 रिपीट होता है सीसेट में, थी मुझे देखना है. जब PYQ हमें बता रहा है कि हम यही पूछ रहे हैं, इस एरिया से पूछ रहे हैं, तो हमें और कहीं क्यों भटकना है. तो सोर्सेस को लिमिटेड करके ही तीनों स्टेज आराम से मतलब क्लियर हो सकते हैं, यही कॉमन थिंग है. Resource is not required. You should go for resourcefulness. Simple. हम उसी पर ध्यान नहीं देते हैं. और प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस में खासकर रोल रहेगा. आपको मान लो प्री में गलत हुआ, सबसे पहले क्यों गलत हुआ? आपको क्या आता नहीं था वो क्वेश्चन, इसलिए गलत हुआ? यदि आपके नोट्स में है तो गलत क्यों हुआ? मतलब आपके नोट्स रिवाइज नहीं किया, आप उस चीज को तुरंत ग्रैस्प कर लोगे और उसको पढ़ लोगे. तीसरा चीज, यदि वो बाकी सबका सही हो रहा है तो मैं उसे सही क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तो ये आप पैटर्न देखोगे कि बाकी लोगों को क्यों सही हो रहा है, उन लोगों से आप बात करके कि क्यों सही हो रहा है उनका, तो ये भी चीज वहां से सीखेंगे. और जब हम एक क्वेश्चन पे इतना वर्क कर लेंगे ना 3-4 जगह से कि मेरा गलत क्यों हुआ, मेरा सही क्यों हुआ, इस चीज में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता, वो क्वेश्चन आपको हमेशा नहीं होता है जो होना चाहिए. Am I right? PYQ भी मतलब क्या देखना है या पर्सपेक्टिव क्वेश्चन ने जो पूछा है वो लिखना है या जो मुझे आता है वो लिखना है? नहीं, जो क्वेश्चन में सॉल्व कैसे किया, क्वेश्चन का यही है. क्वेश्चन में जो पूछा है हमें वही लिखना है, क्योंकि जो आपको आता है वो लिख के आओगे तो वो आपको नंबर भी जितने उसके आते होंगे वो दे देगा. Swati is there, first means, first interview, and she got 539 rank. अब इस कंटेक्स्ट में तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताओ, उसी से शुरुआत करते हैं. प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है तो मेंस भी तो सबसे बड़ा हर्डल है, क्यों स्वाति? और दोनों में कॉमन क्या है, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्यों नहीं निकाल पा रहे? देखो यूपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू में तीनों में कॉमन चीज कहूंगी, PhD नहीं करनी है किसी भी चीज की, उसकी क्रक्स को पकड़ के हमें आगे बढ़ना है. हमें केवल ये एग्जाम क्लियर करना है, बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए. आपके डेफिनेटली प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निकलेंगे, तीनों की स्ट्रेटेजी अलग होती है. प्री में जैसे कि हमें सब पता 30 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं आते हैं. कोई भी बच्चा हो, यदि उसके 150 नंबर भी आ रहे हैं 200 में, उसे 30 से ज्यादा नहीं आएंगे. वो हमारा फिर PYQ में ऐसा मास्टर बन जाते हैं हम कि यूपीएससी की साइको को समझना है हमें हर लेवल पे. प्री की अलग साइको है, मेंस की अलग साइको है, मेंस में आंसर राइटिंग की भी साइको होती है. कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बाउंसर क्वेश्चन में भी हम 10 में से 4 नंबर कैसे लाएंगे, 15 में से 6 नंबर कैसे लाएंगे, ये एक हमारी स्ट्रेटेजी होती है. जैसे कि मेंस में हम कुछ नहीं आ रहा तो कीवर्ड्स को ही घुमाते रहेंगे, मैपिंग वगैरह बना के उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे, ऐसा वो चलता है. सेम एज इंटरव्यू में भी हमें अपनी पर्सनालिटी को दिखाना है पॉलिश तरीके से, तो अपने खुद पे ही रहना है. और इंटरव्यू में 1.5-2 महीने की करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से कर लिया, डेफ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जो नहीं आता साफ ना बोलो, बस डेफ को आपको नहीं छोड़ना है. ये सर ने भी मुझे बताया था कि डेफ को नहीं छोड़ना है. मेरे पे भी बहुत बाउंसर आए थे इंटरव्यू में, लेकिन डेफ के क्वेश्चन अच्छे से करना है, अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करना है, अपनी पर्सनालिटी को दिखाना है. बस यूपीएससी यही चाहता है. ज्यादा PhD किसी भी चीज में नहीं करनी है, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी, एक चीज चल के चलना है. यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप खुद से अंदर से जानते हैं कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं सबके बराबर का, तो जो क्वेश्चन आप पे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन किसी पे भी नहीं बनेगा. इतना बस दिमाग में बिठाल के चलना है और डेफिनेटली सारी स्टेजेस क्लियर होगी. बस एक सीसेट रोल इसमें प्ले करता है, फॉर हिंदी मीडियम स्पेसिफिक हम कह सकते हैं. तो सीसेट की भी स्ट्रेटेजी है. यदि PYQ करोगी, मैंने अभी खुद 1-2 सेशंस लिए हुए हैं, मैंने इस साल का सीसेट देखा, एनालिसिस किया, मैंने 20 क्वेश्चंस, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस निकाले थे जो कि हमारे पहले के पेपर्स के पैटर्न पे हैं, और 3-4 तो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस. तो हमें वही देखना है. जब
पीवाईक्यू हमें बता रहा है कि हम यही पूछ रहे हैं, इस एरिया से पूछ रहे हैं, तो हमें और कहीं क्यों भटकना है? तो सोर्सेस को लिमिटेड करके ही तीनों स्टेज आराम से मतलब क्लियर हो सकते हैं, यही कॉमन थिंग है। रिसोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यू शुड गो फॉर रिसोर्सफुलनेस, सिंपल। हम उसी पर ध्यान नहीं देते हैं। और प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस में खासकर रोल रहेगा पीवाईक्यू का। अब जब हिंदी मीडियम की बात आई गई है तो सबसे बड़ी चीज ही है कि हिंदी मीडियम 3 साल बाद तो पीवाईक्यू देखता है, जब सब कुछ पढ़ चुका होता है। बहुत सारे होंगे हिंदी मीडियम के, चलो देख भी लेता है, पर्सपेक्टिव वो नहीं होता है जो होना चाहिए। एम आई राइट? पीवाईक्यू भी मतलब क्या देखना है या पर्सपेक्टिव है वहां भी? पीवाईक्यू देखना है हमें, यूपीएससी की साइको समझना है। पीवाईक्यू बहुत कम होंगे जो डायरेक्ट रिपीट, जैसे इस बार अरघट वाला था वो डायरेक्ट रिपीट हुआ था, वो ठीक है, लेकिन हमें उसकी साइको समझना है। जैसे कि हर चीज हम नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के ले जा सकते हैं, लेकिन हम मेन पेपर में किससे कि मान लो कोई नंबर्स डाल दिया यूपीएससी ने, गेम्स वाले 2 क्वेश्चन आए थे इस बार यदि याद हो तो, एक खो खो वाला, वो दोनों क्वेश्चन मेरे सही रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना बेसिक अवेयरनेस हमें है कि पहला खो खो का इस बार वो हुआ था दिल्ली में, फर्स्ट फैक्ट हमें पता था, सेकंड थर्ड मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन दोनों में नंबर्स डले थे, दोनों में लिखा था कि नेपाल से टीम जीती है। 2 कोर फैक्ट हैं, यदि हम यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, हम समझेंगे कि उसको 90% चांस है वो 2 फैक्ट डाले हैं गलत हो सकते हैं, तो वो अटेम्प्ट करके आगे बढ़ गए। आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपके बगल वाला करके आगे बढ़ेगा। यूपीएससी की साइको देखो, वो साइको बिल्कुल रिपीट होती है उसमें। कोई भी, जैसे कि और क्वेश्चंस बताएं, इस बार पीकॉक टेरेंटुला करके कुछ आया था, आई डोंट नो कि वो क्या चीज है, लेकिन उसमें एक वर्ड था पहले वाले में कि ये क्रस्टेशियंस है, और सेकंड और थर्ड दोनों वो पेड़ों के आसपास कुछ कह रहा था। यूपीएससी में क्रस्टेशियन वर्ड 2 से 3 बार यूज हो चुका है इन्वायरमेंट सेक्शन में। थोड़ा भी आपने गूगल किया होगा, आप समझ जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियंस जो हम कह सकते हैं वो पानी में मिलते हैं, और जो लैंड पे मिलते हैं वो कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं, तो वो वृक्षीय जाति वगैरह नहीं हो सकता है। और सेकंड में स्पेसिफिक लिखा था कि कुछ वनों तक सीमित है, तो वो हम उधर 50-50 तक तो जा सकते थे ना, कि यदि हम फर्स्ट रॉन्ग कर देंगे तो सेकंड थर्ड सही होगा। तो वही चीज हमें अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है। और पीवाईक्यूज आप देखोगे, मैं फिर कह रही हूँ, उससे आप 50-50 करना भी सीख जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड आप उससे सीख जाएंगे कि क्या यूपीएससी बार बार गलत कर रहा है। तो ये चीज आपको बाउंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी देगा, मतलब। और सबसे मेन चीज, हमें प्री को ना टाइम मैनेजमेंट करना है। आप अपने राउंड डिफाइन करें, कितने राउंड में आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना? 3 राउंड बेसिकली लोग लेते हैं, मैं 2 ही राउंड लेती थी। आप अपना डिफाइन कीजिए, ये सारी चीज आपको पीवाईक्यू जब आप बार बार सॉल्व करेंगे, उसे हमें केवल देखना नहीं है, हमें उसको समझना है यूपीएससी कैसे बना रहा है, और उसके जो जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करो, बस डायरेक्ट डालो, जितना आपको ऊपर ऊपर का देखे उस चीज को एनालिसिस करो। जैसे कि ऑप्शन रिपीट में बताऊं, एक साल में कभी आया था कि सीजीडब्ल्यूए जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना हुआ है 2019। हाँ, और 2023 में हम मेन क्वेश्चन में इस ऑप्शन को देखेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन कौन सा बना है। इतना घुमाया था उसने, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल आयोग, एक से चारों ऑप्शन एक से थे, लेकिन यदि आपने वो पीवाईक्यू किया होगा, आप वो बिल्कुल सही कर दोगे तुरंत एक बार में। इसी साल क्वेश्चन पीएनजीआरबी है। हाँ, इस बार का वो 2016 समथिंग में रिपीट उससे आया था। तो वो चीज हमें पीवाईक्यू से ही देख के पता चलेगी। फॉर जीएसबी और सीसेट तो बिल्कुल रिपीट होता है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं सीसेट पे मैंने 2022 में दिया था कॉलेज के साथ, कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें डेफिनेटली मेरा जीएस नहीं हुआ था, लेकिन मेरा सीसेट क्लियर था। 23 में मेरा सीसेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं मैथ्स में मैं अच्छी हूँ, मैं मैथ्स कर लूंगी, और 23 में मैथ्स इतनी भयानक आई, मैं कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट नहीं करती थी। फिर मैंने सीसेट केवल अभी तक 24 और 25, 24 में भी मेरे 98 मार्क्स आए थे, 25 में भी मेरे 99 समथिंग मार्क्स सीसेट में आ रहे हैं।
केवल पीवाईक्यू देखा है, पीवाईक्यू रिपीट होता है, सीसेट में थीम होते। इस बार के आप ध्यान दोगे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, सीरीज आई थी। एक सीरीज में 0.5 1.5 समथिंग का सीरीज थी, एक सीरीज ऑड नंबर की थी। मतलब आंख बंद करके वो पूरी सीरीज लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो पीवाईक्यू में रिपीट हो चुकी है, सीरीज की भी थी, है ना। एक में कोई स्क्वायर करके सीरीज थी, तो वो चीज हम पीवाईक्यू से कर सकते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाउंसर्स को भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसमें उससे। यही कैविट होगा कि आजकल यूट्यूब पे आ रहा है ये एलिमिनेशन लगा दो, ये एलिमिनेशन लगा दो, बट उसको जब तक एविडेंस बेस्ड खुद नहीं परखोगे वो काम नहीं करेगा, दैट विल बैकफायर। बिकॉज हम लोगों में स्केप्टिसिज्म नहीं है, वी डू नॉट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है, वी एक्सेप्ट एज दे हैव बीन गिवन। और वो सबसे प्रॉब्लमेटिक है इस एग्जाम में, बिकॉज जब यूट्यूब पे बाउंसर आ रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, बट हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं, फिर टेस्ट नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। बिकॉज कई लोग इसको लगा रहे हैं कि हाँ लगा दो, और वो बैकफायर कर रहा है, क्योंकि आपने उसको लगाया ही नहीं। आपने कहा 50-50 है, बट आपने सोचा ही नहीं जो मेरा 50-50 है किस सब्जेक्ट में सही है, किस सब्जेक्ट में वो रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा 50-50 है वो हर सब्जेक्ट में सही होगा, कोई सब्जेक्ट में क्या होगा, रॉन्ग भी होगा, क्योंकि तुम वो सब्जेक्ट में क्या हो, वीक हो। तो यहां पर केविट यही होगा कि उसको खुद को अप्लाई करना होगा, खुद को टेस्टिंग करनी ही होगी, अदरवाइज उसके बिना नहीं होगा। बिकॉज प्रीलिम इज नॉट ऑल अबाउट द कंटेंट। और मेरा हमेशा से मानना है ये एग्जाम की जो फाइट है, पहले मैं बोलता था 45 to 55 क्वेश्चन, उसको अब गिरा दिया है 35 to 45 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का ही हेरफेर है, उसी 10 क्वेश्चन से प्रीलिम्स नहीं होता है, और वो 10 क्वेश्चन केवल रट्टे से नहीं होगा। हाँ, कंटेंट इज रिक्वायर्ड, जो स्वाति ने बोला अभी, कंटेंट इज रिक्वायर्ड, बट द कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट। सेम चेंज क्या मेंस में भी लागू होती है? हाँ, सेम चीज मेंस में। मेंस के आप अपने बेसिक नोट्स बना लो, मैं कह रही हूँ उसी नोट्स पे स्टिक रहो। आप कहीं से कुछ भी देख लो, एक बार अपने नोट्स बना लो। हाँ, वैल्यू एडिशन लास्ट तक हमारा चलता रहता, जैसे जैसे हम आंसर राइटिंग करते जाते हैं वैल्यू एडिशन हमारा उन नोट्स में होता जाता है। लेकिन एक बार अपने बेसिक नोट्स बना लो, उनको इतना रिवाइज करो। देखो, मेन चीज ये है, यूपीएससी में कहीं से कुछ भी पढ़ो, आपको यूज करना आना चाहिए। जितनी भी नॉलेज आपने ली है, आप पीटी 365 पढ़ रहे, मेंस 365 पढ़ रहे, उसको आप यूज कैसे कर रहे हैं आंसर में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपने दुनिया भर की चीज पढ़ी, आंसर में ही नहीं निकाल पाए, तो वो आंसर कैसे आपका बेटर होगा। तो अपना सोर्स हमेशा लिमिटेड रखो, और जो पढ़ रहे हो दिमाग चलाने की कोशिश करो। ये आंसर राइटिंग में भी सर बताते हैं, जितना हो सके अपना दिमाग चलाओ। जीएस 1 में जीएस 3 जीएस 4 सब कुछ घुसा सकते हो, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। कैसे कनेक्ट कर रहे हो, जैसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स मेरे इवन ऐसे में भी चलते थे, पूरे में चलते थे। मैपिंग जो है, मैपिंग आप किसी में भी बना सकते हो। जीएस 4 थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन जीएस 3 में मैपिंग चलती है, 2 में चलती है, 1 में चलती है। ऐसे तो बात ही अलग है। और मैंने तो अपने ऑप्शनल में भी मैपिंग चलाई थी। हिंदी साहित्य वेरी गुड। उसमें जी पेपर 1 में आए थे 2-3 क्वेश्चन, तो मैं तो उसमें भी मैप बना के आई थी। तो हम पे है, हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उसको। मेन वही है, जितना पढ़ा है उसको हमें उतारना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है लेकिन उसको उतारना है कैसे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको दिमाग चला के अपनी हर चीज फिट करनी है अपने आंसर में। आपने जीएस के साथ में ये ऑप्शन को कैसे मैनेज किया था? कैसे? मेरे पास 23 का पूरा टाइम था, क्योंकि 23 में मेरा मेरा जीएस हमेशा से ठीक था। वो पहला अटेम्प्ट मेरा था ही बेकार, क्योंकि कॉलेज के साथ दिया था। 23 में भी 75 समथिंग कट ऑफ गई थी, मेरे 86 मार्क्स आ रहे थे। 24 में भी मेरे मार्क्स 98 समथिंग थे, और इस बार देखते हैं क्या ही होता है। तो जीएस मेरा ठीक था, तो एक वो प्री वाला जो फोमो होता है ना, मैं उससे निकल चुकी थी। तो 23 मैंने अपना मेंस के लिए पूरा डेडिकेट किया था, और 24 के मेंस के 3-4 महीने पहले तक, मतलब जनवरी तक मैंने, जो अपना रिजल्ट आता है जुलाई से जनवरी तक, वो मेंस के लिए किया था। इस टाइम में मैंने केवल पीवाईक्यू ही लिखे थे, अपने बेसिक नोट्स बनाए थे। मैं कह रही हूँ मेरी पूरी जर्नी केवल पीवाईक्यू। ऑप्शनल की मैंने टेस्ट ही नहीं लगाए थे।
मुझे मार्केट में टेस्ट ही नहीं मिल रहे थे ऑप्शनल के और टाइम भी इतना नहीं था। मैंने केवल पीवाईक्यू लिखे और वो भी मैंने खुद से ही लिखे, कोई ने चेक नहीं किए मेरे पीवाईक्यू, मैंने खुद से ही लिखे। आप लोग को पता होगा हिंदी लिटरेचर की इतनी कॉपीज भी नेट पे अवेलेबल नहीं है, रवि सर की ही एक दो कॉपीज पड़ी हुई है जिन्हें हम वाकई देख सकते हैं। तो वही है, अपना खुद से लिखो। इस पूरी जर्नी में आपका सेल्फ एनालिसिस सबसे जरूरी है। आप खुद को कैसे डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हो, और जब आप ना रिदम में पढ़ाई करने लगते हो, रिदम में आगे बढ़ने लगते हो, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप सेल्फ एनालिसिस खुद करने लगोगे। जैसे एग्जाम, जैसे मेंस के एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले तक मैं खुद जानने लगी थी कि मैंने ये क्या लिखा है, इसमें और क्या जोड़ना है मुझे। इस पे मेरा क्वेश्चन है, सेल्फ एनालिसिस तो है, सब लोग ये बोलते भी हैं, क्वेश्चन यही उठता है, हाउ शुड बी दैट सेल्फ एनालिसिस। यही एक क्लास में भी मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं करना है क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ। उसको देखो, सेल्फ एनालिसिस तभी आएगा जब आप रोज कंटिन्यूअस अपने 7 से 8 घंटे पढ़ाई में दे रहे हैं, रोज उस सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और रोज खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं बताती हूँ, शुरू में मैंने ऑप्शनल के आंसर लिखने स्टार्ट किए थे, हिंदी लिटरेचर है उसमें कहानी मेरी ज्यादा आ रही थी कि मैं कुछ कुछ भी लिख रही थी। आगे आगे फिर मैं, जैसे टॉपर्स कॉपी हमें लगातार देखते जाना है और मॉडल आंसर्स देखते जाना है। जैसे ऑप्शनल के मेरे मॉडल आंसर्स नहीं थे, तो ऑप्शनल में मैंने क्या किया, अंकित जैन सर, मैं आपको बता सकती हूँ 171 रैंक, हाँ 171, उनकी कॉपी आपको नेट पे मिल जाएगी, हिंदी लिटरेचर की। रवि सर की कॉपी मिल जाएगी, मैंने ये दो ही फॉलो की थी। हम जैसे जैसे खुद का लिखो, क्वेश्चन उनका उठाओ जो भी उनके टेस्ट सीरीज में है, उस पे पहले खुद लिखो, फिर उनका देखो कि वो क्या कर रहे हैं। वो चीज हम, ये चीज यदि हम 10 से 15 दिन भी करते जाएंगे, हम एक बेसिक आंसर लिखने लगेंगे जो एवरेज आंसर होगा। एवरेज आंसर हम लिखने लगेंगे, जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाएंगे ना अपने नोट्स के, तो हमारे माइंड में और भी चीजें आती जाएंगी कि अरे हम ये भी कनेक्ट कर सकते थे इस आंसर से। क्योंकि हमारी मेमोरी क्या होती है, ये पिक्टोरियस मेमोरी ज्यादा होती है, चीजें हम देख के ज्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं। अब कोई आंसर आपने लिखा, वो आंसर आपको लास्ट तक याद रहेगा, इवन मेंस में भी वो दिमाग में आता है कि मैं इस पे लिख चुकी हूँ आंसर। तो ना आपको जैसे जैसे रिवीजन आगे करते जाओगे, चीजें कनेक्ट होती जाएंगी कि अरे ये इस तरह का आंसर आया था, हम ये चीज उस आंसर में भी डाल सकते थे, है ना। तो ये चीज सेल्फ एनालिसिस ही है कि अपनी लिखी हुई चीज को आप नोटिस कर रहे हो और बाद में जो आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो वो उससे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। ये तभी होगा जब आप रेगुलर वे पे रहोगे। अपने को बीच में ईज नहीं करना है, खुद के लिए रेगुलर पढ़ाई करनी है। देखो यूपीएससी रेगुलर पढ़ाई ही मांगता है। एक साल यदि आपने लगातार रोज 7 से 8 घंटे डेडिकेटेड किया, खुद से गद्दारी नहीं करना है बस कि 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी 3 घंटे ही निकल रही है, वो चीज नहीं करना है। रेगुलर वे पे आप लगे रहोगे, खुद आप जब लगोगे ना तो आपको खुद आंसर मिलेगा सेल्फ एनालिसिस क्या होता है। तो वो चीज वही है कि खुद का देखते जाओ और आगे आगे जैसे पढ़ रहे हो कनेक्ट करने की कोशिश करो उसे। मतलब सेल्फ एनालिसिस यही है कि मेक द पर्सपेक्टिव, चीजों को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, चेंज योर लेंसेस। अभी क्या लेंस एक ही है, उसी लेंस से क्या कर रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, हमने दूसरा लेंस चेंज ही नहीं किया। और प्रॉब्लम वही है, प्रीलिम्स में भी वही प्रॉब्लम है, मेंस में भी वही प्रॉब्लम है, सीसेट में भी वही प्रॉब्लम है। और पीवाईक्यू अगर देखोगे, थीम रिपीट है, फेडरलिज्म रिपीट है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस रिपीट है, पर प्रॉब्लम यह है, जब स्वाति ने भी बोला ना, कंटेंट सेम चाहिए। हम क्या है, कंटेंट है अधूरा, दूसरी बुक उठा लो, ये भी अधूरा, इसके नोट्स उठा लो, ये भी अधूरा, इसके नोट्स उठा लो। हमने पर्सपेक्टिव ही नहीं देखा है कि मेरा सेम कंटेंट माउल्ड करना है और यूज हो जाएगा। एम आई राइट? एक चीज सर और बताऊंगी, सेल्फ एनालिसिस में देखो ऐसा करिए, कोई क्वेश्चन आपका मान लो प्री में गलत हुआ, सबसे पहले क्यों गलत हुआ, आपको क्या आता नहीं था वो क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ। यदि आपके नोट्स में है तो गलत क्यों हुआ, मतलब आपके नोट्स रिवाइज नहीं थे, आप उस चीज को तुरंत ग्रैस्प कर लोगे और उसको पढ़ लोगे। तीसरा चीज, यदि वो बाकी सबका सही हो रहा है तो मैं उसे सही क्यों नहीं कर पा रही हूँ।
तो ये आप पैटर्न देखोगे कि बाकी लोगों को क्यों सही हो रहा है, उन लोगों से आप बात करोगे कि क्यों सही हो रहा है उनका, तो ये भी चीज वहां से सीखेंगे। और जब हम एक क्वेश्चन पे इतना वर्क कर लेंगे ना 3-4 जगह से कि मेरा गलत क्यों हुआ, मेरा सही क्यों हुआ, इस चीज में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता, वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। फिर आप उससे कनेक्शन और बिठा लेने लगेंगे। तो हमें हर क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम देना है, यही इसकी प्रोसेस होती है। ऐसे क्वेश्चन कैसे डील मेंस में बाउंसर क्वेश्चन कैसे डील वो जैसे सब डील करते हैं, आपको पन्ने भर के आने हैं, जो उसके अगल बगल की इंफॉर्मेशन आ रही है वो लिख के आना है। जैसे इस बार ट्विस्टर का क्वेश्चन आया था, सबको लग रहा था कि ये साइक्लोन से रिलेटेड है, सब साइक्लोन उसमें छाप के आए थे, गल्फ ऑफ मैक्सिको का वो मैप डायग्राम बना के आए थे और 3 पेज भर के आए थे। ऐसे डेमोग्राफिक विंटर। हाँ बिल्कुल, वो चीज सब करके आते। देखो बाउंसर क्वेश्चन में हमें पेज भरने हैं, अगल बगल का लिखना है। 10 में से वो यदि 3 नंबर सबको दे रहा है ना, तो आपको भी इतनी कोशिश करनी है कि 10 में से 3 नंबर आ जाए उसमें। अब वही है कि वो वो चीज बाउंसर नहीं। क्वेश्चन में भी मैं हमेशा कहूंगा, माय थंब इट्स फ्री और बाउंडेड, फ्री और बाउंडेड, बट बाउंडेड, बाउंड भी तो है, फ्री है, बाउंड भी है। तो जो बाउंसर क्वेश्चन है, फ्री हो तुम, फ्री किस दायरे में हो, लिमिटेड में। जब ट्विस्टर का क्वेश्चन पूछा, बाउंड हो तुम साइक्लोन के लिए, ऐसा नहीं कि ट्विस्टर पूछा है लिख के आगे एयर मास। हाँ बिल्कुल, यदि कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, तो उसको डिफाइन मत करो कि आप कोई गलत चीज डिफाइन कर दो, तो 0 मिल जाएगा। उसकी लैंग्वेज बदलना भी ये एक आर्ट ही होती है कि कुछ नहीं आ रहा है तो पेज भरना है, तो लैंग्वेज बदल के जो उससे रिलेटेड आ रहा है वो करो। तो ट्विस्टर में मैं कंफर्म नहीं थी कि ये साइक्लोन है, मैंने पूरे 3 पेज में चक्रवात का नाम ही यूज नहीं किया था। लैंग्वेज मेरी उसी पे जा रही थी साइक्लोन पे, लेकिन मैंने चक्रवात का नाम यूज नहीं किया था क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी। एक ऐसे ही आया था लेवर्स लॉ से रिलेटेड, पेपर थर्ड। हाँ पेपर थर्ड में। अब नहीं पता लेवर्स लॉ कौन से आए थे पहले, तो उसमें भी लिखना है, लैंग्वेज घुमा सकते हैं क्योंकि सारे बच्चे वही करेंगे। छोड़ना कोई चीज नहीं है मीन्स में, आंसर एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर आंसर में आपको 1 से 2 नंबर की उम्मीद रहती है। और सेम नंबर पे जब 15 से 20 रैंक का डिफरेंस आता है, तो 1 नंबर का तो कहने ही क्या है। अब इसी में मेरा क्वेश्चन है, एवरीबडी गो आफ्टर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर, क्या एग्जाम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर का है या एवरेज का है? दोनों का है, एवरेज, बेस्ट कुछ एवरेज एवरेज भी है, कुछ बेस्ट भी है। जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके जितना मैंने एनालिसिस किया उसमें मार्क्स बढ़ने का बहुत चांस है, क्योंकि उसमें हमारा दिमाग चलता है। वो करंट से क्वेश्चन पूछता है और रिलेट करेगा कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, गल्फ कंट्रीज का इंडिया पे क्या है, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछेगा। तो हम उसमें जितना है अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, हम उसमें मैप भी बना सकते हैं, जितनी भी ट्रीटीज चल रही हैं हम उसमें वो कर सकते हैं। उसमें हमें इंप्रूवमेंट के चांस है, तो उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का हो रहा है, जीएस3 में पीडीएस का हो रहा है, इरिगेशन का हो रहा है, सबका सेम मटेरियल है, उसमें हमें एवरेज आंसर ही लिखना है। बेस्ट थोड़ा कर सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो हम उस चीज को डाल सकते हैं, तो वो चीज हमारी थोड़ी हटके, लेकिन उसमें हम एवरेज कर सकते हैं। तो दोनों तरह के होते हैं। हर में जैसे जीएस वन में सोसाइटी है, उसमें मार्क्स खिंच सकते हैं, किसी को एवरेज मार्क्स भी मिलते हैं, किसी को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे बता सकते हैं। सोसाइटी को आप जितना कनेक्ट करेंगे अपने आसपास से, एग्जाम्पल्स में आप जितना मतलब अपने आसपास का डालेंगे, वो कहते हैं ना एथिक्स में एक टच चाहिए होता है अपने खुद के एक्सपीरियंस का, ऐसी सोसाइटी में भी आई थिंक डिमांड करता है वो चीज, तो उसमें मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, कैसे होता है, उसमें हम मैप बना सकते हैं जितने हैं, तो जहां हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखे वो चीज करो। आई थिंक जीएस3 में इसलिए मार्क्स कम आते हैं, वहां पे इम्प्रूवमेंट का थोड़ा कम रहता है। तो वहां पर इंप्रूवमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ इंटरनल सिक्योरिटी का, तो वैसे हमें एवरेज जाना है, लेकिन कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें हमें बाकी से अच्छा करना है, उसमें मार्क्स बढ़ते भी हैं। जैसे आईआर में कह सकती हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी और सोसाइटी में कह सकती हूँ, इन तीन चीज में मार्क्स इंप्रूवमेंट की बहुत स्कोप होता है। और एक एथिक्स, एथिक्स तो वो सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, तो एथिक्स ऐसे ऑप्शनल, वो 3 चीज पिलर होते हैं मीन्स के, और वाकई होते हैं, क्योंकि जीएस में सबको सेम मार्क्स ही मिलते हैं, 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे। आपकी किस्मत बहुत खराब होगी तो बहुत नीचे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी होगी तो बहुत ऊपर, वरना
3 जीएस में सेम मार्क्स ही रहते हैं सबके। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, इन 3 चीजों पे अपना बिल्कुल कमांड रखो। बहुत चांसेस हैं इनमें स्कोप के, और नंबर इसमें ऐसे जाते हैं सीधे 10 से 15 नंबर का स्कोप होता है ऊपर नीचे का। तो ये चीज हमें इन चीजों पे ज्यादा वर्क करना है। और कोई डाउट, क्वेश्चन? तो तैयारी का रास्ता क्लियर? विकास, करंट का मैनेजमेंट कैसे करना है? इन यूपीएससी करंट इज करंट और देयर इज अ कोरिलेटेड करंट। कोरिलेटेड उस माउथ से सुनना चाहते हैं, मैं तो बोल ही सकता हूँ। बैलेंस कैसे बनाए मैम, मेंस और रिवीजन के लिए, मेंस और प्री के लिए? देखो, आपका अभी मेंस निकल रहा है क्या, प्री निकल रहा है क्या? मैम ये तो 26 में अटेम्प्ट है। तो पहले अपना बेस क्लियर करो, जो कि स्टैटिक बुक्स हैं वो पढ़ के, उसमें प्री के पीवाईक्यू साथ में देखते जाओ, ठीक है ना। फिर अपना मेंस, तुरंत मेंस पे 2 से 2.5 महीने बाद मेंस के नोट्स वगैरह बनाने लगो। सबसे पहले ऑप्शनल कंप्लीट करो। ऑप्शनल आपका यदि अगले प्री से पहले कंप्लीट है, तो आप उन 2.5 महीनों में चारों जीएस में कहूंगी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री में पढ़े हुए हो जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहले ऑप्शनल तैयार करो, देन प्री जो जीएस के हैं उनके नोट्स आप साथ में बनाते चलो। रफ नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। आंसर राइटिंग यदि करनी है तो कोई भी सॉल्व पीवाईक्यू की बुक उठा लो। मैं कहूंगी पीवाईक्यू के आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। सबसे लास्ट में टेस्ट लगाओ, जो 2 महीने का टाइम मिलता है ना, उसमें टेस्ट लगाओ। आप जितने लगाने हो टेस्ट लगाओ, जितने क्वेश्चन पे हो दिमाग चलाना हो चलाओ, लेकिन पहले आप पीवाईक्यू तो कर लो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मेंस लिखने के पहले 2 महीने पहले तक आपको क्लियर होना चाहिए, तो वो चीज करो आप अपनी। एंड देन एथिक्स यदि हो सके तो वो करो, वरना जो मेन तैयारी होती है ना प्री या मेंस की, प्री की होगी प्री के 2.5 महीने पहले की, और मेंस में होगी मेंस के 2 सवा 2 जितने भी महीने देगा उतने टाइम में। मेन तैयारी तभी होगी। आपको पहले अपने को रेडी करते जाना है कि हाँ 2 महीने में मैं पूरा निकाल सकता हूँ ये स्टेज, तो उस हिसाब से करते जाना है। और मैं इसी तरह क्वेश्चन है, सॉल्व पीवाईक्यू तो ठीक है, वहां कैसे फाइंड आउट करें वो सॉल्व पीवाईक्यू में गलती है? तो सॉल्व पीवाईक्यू को एज ए कंटेंट की तरह लेना है या एज ए कंप्लीट आंसर लेना है? नहीं, एज अ कंप्लीट आंसर उसको नहीं लेना है। सॉल्व पीवाईक्यू को काफी देखो, सबसे पहले तो सॉल्व पीवाईक्यू में भी मैंने जितना देखा है, तो एक शून्य की जो बुकलेट है वो थोड़ी ठीक ठाक है, मैं कंप्लीटली फॉलो नहीं कहूंगी। और जो ओनली पीडब्ल्यू की प्रहार होती है वो थोड़ी ठीक ठाक है। वहां से हमें ना सबसे पहले तो लैंग्वेज पकड़नी है। हर जीएस में अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। आपको जीएस 1 में सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह वो वर्डिंग आनी चाहिए। जीएस 2 में आपको संप्रभुता, लोकतंत्र, आत्मकता, फलाना ठिकाना जो वर्डिंग होती है वो चीज आनी चाहिए। तो वो चीज मैं गलत हूँ क्या? आप लोग को हंसी आ रही है? ओके, तो वो चीज हमें वर्डिंग उठानी है। सेकेंडली चीज वो ना हमें हेड्स अच्छे मिल जाते हैं सॉल्व पीवाईक्यू में, क्योंकि लैंग्वेज मैटर करती है सर। मुझे लगा है yes, करती कि है। हिंदी मीडियम में लैंग्वेज मैटर करती है, इंग्लिश का भी अपना अलग ही चलता है, तो हमें वहां से अच्छे वर्ड मिल जाते हैं, हमें वो वर्ड्स उठाने हैं। और अंदर का तो हम खुद लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े आंसर होते हैं, उससे हमें आधे से आधा ही कंटेंट लेना होता है। तो अपना आंखें खोल के रखो, दिमाग खोल के रखो, वो चीजें हमें उसमें से उठानी है। सीधा एक और क्वेश्चन पूछेंगे, पिछली क्लास में किसी ने पूछा था स्ट्रेस मैनेजमेंट तैयारी में, अप्स एंड डाउन्स। लास्ट टाइम मुझे भी पता, जब मेंस लिख रही थी हाँ बहुत ज्यादा घबरा गई थी तुम, हाँ। तो उसको मैनेज, वो सबका डाउट है, कोई पूछ नहीं रहा है। जो आपका सबसे करीबी हो उससे शेयर करो। जैसे मेरी मम्मी थी, दीदी जीजू थे, मेरी हर बात उनको पता रहता था। मम्मा को हर चीज पता होगी कि कौन सा मैंने टेस्ट लिखा है। एक तो मेरी मम्मी का भी मेरे पे बहुत मतलब इंटरेस्ट है, मेरी मम्मा टीचर्स लाइन में ही है, तो उनका इंटरेस्ट है, उन्हें सब पता होगा मेरा मेंस कैसा गया क्या है। हर चीज मैं शेयर करती थी। क्या होता है, हम अपनी चीजें यदि शेयर कर देते हैं, अपनी किसी फ्रेंड से शेयर करो
तो वो चीज हमारी रिलीज हो जाती है। सामने वाला यदि थोड़ा भी हमें मोटिवेट कर देना तो उस टाइम के लिए वो चीज सही रहती है मोटिवेशन के लिए। एंड मैं यही कहूंगी, खुद पे कॉन्फिडेंस हमेशा रखो। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कहूंगी मैं, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेंस का 2 महीना इतना प्रेशर होता है, और मेनली जब आपका कोई टेस्ट चेक करने वाला नहीं हो, क्योंकि उन 2 महीने में नहीं रहता है इतना टाइम जब तक आप किसी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, किसी सीनियर से। कोई आपके आंसर्स चेक नहीं करेगा, कोई टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लोगे आप, वो 10 टेस्ट आपके चेक कर लेगी बस। तो कोई आपको रोज बताएगा नहीं, आप दिन भर पढ़ते हो 10 घंटे, आपको लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे, सही पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तो वो चीज खुद से ही देखो। उसमें भी देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये है कि रोज ना पीवाईक्यू उठा के एक बार चेक कर लो कि मेरे पे बन रही है ये चीज कि नहीं बन रही है। रात तक आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। शेयर कर लो और अपने को चेक करते जाओ हमेशा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस हमेशा खुद पे रखो कि मैं निकाल सकता हूँ। स्ट्रेस का कारण ही यही है कि अनसर्टेनिटी नहीं होगा। हाँ। और उसका रिलीज करने का एक ही कारण है, या हो जाएगा। जब क्वेश्चंस हैं उसको देखा हो रहा है, वो सबसे बेस्ट तरीका वही है। क्योंकि स्ट्रेस हम लेते हैं, स्ट्रेस होता नहीं है, इमेजिनरी है, हमारे माइंड में है। और जबकि अगर फैमिली का जिसका सपोर्ट है, वो सबसे बेस्ट तरीका है रिलीज करने का। तुम यहां हो किसकी वजह से? फैमिली की वजह से हो। और फैमिली है जिससे तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, या फ्रेंड भी हो सकता है। वो स्ट्रेस का क्या हुआ, रिलीज करेगा। और ये अप्स एंड डाउन्स सबके आते हैं। कोई एक्सप्रेस कर देता है, कोई एक्सप्रेस नहीं करता है। तो आप अपने पढ़ाई के टाइम के बारे में बताइए। कैसे आप मैनेज करते थे, कौन सा सब्जेक्ट, कैसे कितना घंटा किसको क्या मैनेज करता रहता था? देखो, मेरा ये रहता था, एक सब्जेक्ट मैं उठाती थी, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ती थी। मैं दिन में एक सब्जेक्ट वाली थी, मेरे 2 सब्जेक्ट नहीं चलते थे। तो एक सब्जेक्ट उठाया, मान लो मैंने पॉलिटी उठाया, मेरा था कि 3 दिन में मुझे उसे कंप्लीट करके रखना है बस। वो सब्जेक्ट के साथ हर दिन मेरा पीवाईक्यू चलता रहता था। पीवाईक्यू हुआ या फिर कोई टेस्ट हुआ, सेम प्री सेम। यदि मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ तो सेम फॉर मेंस। मेंस में भी मैं एक ही जीएस उठाती थी, और डेली का मेरा रहता था जितना भी पढ़ा है मुझे उसको चेक करना है, मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मेरे को टेस्ट ला के देखना रहता था। टेलीग्राम पे आपको बहुत मिल जाएंगे मेंस के। यदि आप पूरे आंसर राइटिंग करो, यदि आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो इवन एक फ्रेमवर्क बना के छोड़ दो। आपको जितने क्वेश्चंस पे आप दिमाग चलाओगे ना, आपका जो एक्चुअल मेंस है वो इतना ही ईज रहेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं फेस कर चुकी हूँ, ये टॉपिक में लिख चुकी हूँ। तो हमें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है ना उस पे दिमाग चलाना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरा पूरा आंसर्स लिखो, वो आप खुद का एनालिसिस करो। जैसे मेरी स्पीड ठीक थी, मैं इस बारे में बिल्कुल थी कि मैं पेपर कंप्लीट कर लूंगी। एक आध टेस्ट लगा के मुझे अंदाजा हो गया था। मेरी कमी किसमें थी, मेरा दिमाग नहीं चलता था ज्यादा। तो मैंने इतने टेस्ट लिखे भी नहीं है, मैंने बस आंसर्स के फ्रेमवर्क बना के छोड़े हुए हैं, और वो मेरी कॉपी में अभी भी है। अभी भी मैं यदि स्टार्ट किया हुआ है तो टॉपर्स कॉपी से मैं बस फ्रेमवर्क ही बनाती जा रही हूँ। वो आप खुद का देखो कि आपको कैसे करना है। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो पूरे पूरे आंसर्स लिख के देखो। जितनी मेहनत आप पहले कर लोगे ना, 2 महीने में जो मिलते हैं ना बीच बीच के, उसमें आपको उतनी ही मेहनत कम लगेगी। तो और सबसे मेन बात, जिस सब्जेक्ट में वीक हो आप, वो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करना है, सबसे पहले। क्योंकि वहां पे हमें फोमो रहता है कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, हम इसमें नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेरा इतना वीक था, मैंने शुरू के 3-4 ऐसे लिखे थे, मुझे 55 से 60 नंबर मिलते थे। और एक्चुअल एग्जाम में मुझे 113 नंबर मिले हैं। ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बेकार है, नहीं, एवरेज से अबव है। ठीक नंबर है। तो मैंने ऐसे पे इतना वर्क किया था, मैं कह रही मैंने 60 से ज्यादा ऐसे पे दिमाग चलाए होंगे। मतलब वो फोमो दिमाग से मुझे निकालना था कि मेरा ऐसे बेकार है। आईआर के क्वेश्चन में मेरी लैंग्वेज नहीं आ पा रही थी, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आईआर में लैंग्वेज नहीं है। तो मैंने उस पे भी बहुत वर्क किया था, आईआर में कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैंने जीएस2 में जितना
फोकस बाकी सब में नहीं किया होगा, पॉलिटी में मैंने स्पेशल आईआर पे फोकस किया था। आई थिंक सो मेरा आईआर के क्वेश्चंस काफी अच्छे गए थे, वो जो 4 क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं आईआर अटेम्प्ट भी पहले करती थी। तो वो चीज आपको करना है, कोई भी वीक पोर्शन नहीं छोड़ना है, बस मैं ये कह रही हूँ। और फिर जो बाउंसर है वो तो सबके लिए होगा, लेकिन सिलेबस में आपको कोई वीक पोर्शन नहीं छोड़ना है, वो आपको कंप्लीट पूरा करना है। ऑप्शनल भी इस बार सबके ऑप्शनल ने धोखा दिया, मोस्ट ऑफ हिंदी लिटरेचर ने तो इतना भयानक दिया कि जीएस 1 जो रिपीट होता था, वो उधर बैठ के सोच रहे थे ये क्वेश्चन बनाया कहाँ से इसने पेपर 1 में। तो वही है, हमें सिलेबस का जितना हो सके कोई चीज आपको नहीं छोड़नी है, सिलेबस हमें पूरा कंप्लीट करना है, कि पेपर में यदि उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हम ये ना सोचे कि अरे यार ये मेरा छूट गया था, क्योंकि आपने वही सोचा 7 मिनट में, 2 मिनट आपने ये सोच लिया ना, वो क्वेश्चन तो बिगाड़ोगे ही, आगे वाले क्वेश्चन भी बिगाड़ दोगे आप फिर। तो इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रह के चलना है हर चीज के लिए। अब यही क्वेश्चन है कि जो कंफर्मेशन बायस है क्वेश्चन का, हम्म क्वेश्चन में वही लिखना जो लिखना है, या क्वेश्चन में वो लिखना जो पूछा है, उसको सॉल्व कैसे किया? सॉरी, क्वेश्चन ने जो पूछा है हाँ, वो लिखना है, या जो मुझे आता है वो लिखना है? नहीं जो क्वेश्चन में तो सॉल्व कैसे किया क्वेश्चन का? यही क्वेश्चन में जो पूछा है हमें वही लिखना है, क्योंकि जो आपको आता है वो लिख के आओगे तो वो आपको नंबर भी जितने उसके आते होंगे वो दे देगा। तो जो वो पूछ रहा है आपको वही लिखना है, वो आप तब कर पाओगे जब आप हर क्वेश्चन पे अपने दिमाग चलाओगे। देखो हर क्वेश्चन का फ्रेमवर्क होता है, क्वेश्चन में जो पूछते हो ना उसका हम फ्रेमवर्क पहले यदि बना के, इतने क्वेश्चन यदि पर डे आप 5 क्वेश्चंस भी देख रहे हो, 5 तरीके के देखोगे, किसी में पूछेगा समालोचनात्मक टिप्पणी करो, किसी में पूछेगा टिप्पणी करो, कुछ कुछ पूछता है। क्वेश्चन में जितने भी हेड्स पूछे हैं ना उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना है, वहां पे हर चीज के बारे में बताना है। नहीं आ रहा है तो 2 पॉइंट बता के छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट आपको हेड बना के वहां बताना है कि हाँ मैंने एड्रेस किया है जो पूछा है वहां पे। तो नंबर तभी मिलेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है वो ही बताओगे। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि सोसाइटी के क्वेश्चन में होता है कि पूछता कुछ और है, हम लिख के कुछ और आ जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है। सेम एथिक्स में पूछना कुछ और चाहता है, हम लिख के कुछ और आ जाते हैं। वो चीज हम तभी डील कर पाएंगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके पहले से रखे होंगे। समझे? डिमांड इज मोर इम्पोर्टेंट, आफ्टर डिमांड स्ट्रक्चर। करती थी उसे। करंट के लिए देखो आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है इतना पता होना चाहिए। कैरियर 247 का कोई भी आप यूट्यूब से एक आध दो देख लो जो डेली पे आपको बताता जाए। मैंने तो इंटरव्यू के लिए भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, क्योंकि जनसत्ता वगैरह बिल्कुल बेकार है। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में मुझे टाइम लगता था, बिल्कुल 7 दिन के पहले तक का मैंने थोड़ा बहुत देखा था। हर चीज का अलग होता है, आपको जो ठीक लगे, क्योंकि मैं थी प्री के लिए पीटी 365, मेंस के लिए मेंस 365, ये दोनों ने मेरे प्री और मेंस करा दिए, और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बस मैंने पीटी कर ली, मतलब मैंने पूरी कर। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कितने सोर्सेस आप फॉलो करोगे। आप कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ पीटी कर ली मतलब मैंने पूरा करंट कर लिया, अब जो आएगा तो वो सबके लिए एक सा आएगा क्वेश्चन। तो वो चीज करो, और यदि आप न्यूज़पेपर वाले हो तो आप न्यूज़पेपर भी कर सकते हो, जैसे आपको करना हो। मैंने फॉलो नहीं किया था। वही बोला ना, 800 सिलेक्शन, फॉलो योर एडवाइस, 800 वीज, बट उन वेज को फॉलो करना है खुद क्वेश्चन करके, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। बिल्कुल। हमेशा यह ध्यान रखो, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। खुद क्वेश्चन करो, खुद सोचो कि तुम सिंक कर पा रहे हो कि नहीं, सिंक कर पा रहे हो तो फॉलो गो, अदरवाइज डोंट। इसको यहीं एंड करते हैं। और पहली बार मेंस मतलब पहली बार पीटी मतलब पहली बार ही निकलना चाहिए, नहीं तो फिर साइकिल में फंस जाओगे। और मेंस को स्ट्रॉन्ग करो, मेंस इज ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। रिवीजन मतलब आप क्या कहते हैं शॉर्ट पीरियड में रिवाइज करना, मतलब इसी कंटेंट ज्यादा रिवाइज मतलब याद हाँ, करने के लिए, तो आप रिवाइज करने के लिए क्या मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन रिवाइज करते हैं टाइम इंटरवल। देखो यदि प्री के पहले का रिवीजन का है ना, हमारा जितना फास्ट रिवीजन होगा हम उतनी जल्दी चीजें पकड़ेंगे। तो यदि प्री के पहले फर्स्ट रिवीजन आप धीरे धीरे करो, हमारे 2-3 रिवीजन चलते हैं।
फर्स्ट रिवीजन आप आराम से करो, क्योंकि मेंस मेंस लिखने के बाद आप फिर प्री पे मूव हो रहे हो। आराम से पढ़ो, जितने भी दिन आपको लेना है, 5 दिन 7 दिन में आप करते हो। लेकिन उसके बाद के ना जितने फास्ट रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। और रिवीजन में ना केवल मैं वही कहूंगी कि पीवाईक्यू को देखो किस एरिया से आ रहा है, उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। पॉलिटी हमें पूरी रिवाइज नहीं करनी है। जो चीज इमरजेंसी वो पूछता है, फंडामेंटल राइट वो पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछता है, उस चीज को ज्यादा फोकस करो। बाकी चीजों को आप स्किप भी करके आगे बढ़ सकते हो। सेम फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री में वो जो पोर्शन ज्यादा पूछता है उस चीज पे फोकस करो। वो सारा ना आपको पीवाईक्यू से देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, किस पे फोकस करना है। बस रिवीजन ना फास्ट रखना, क्योंकि हम जितना स्लो रिवीजन रखेंगे उतने हम खोते जाएंगे सिलेबस में। तो लास्ट टाइम का रिवीजन आपका फास्ट होना चाहिए। सेम फॉर प्री, सेम फॉर मेंस। जितना ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। मैं बिल्कुल तैयार होकर आई हूँ एग्जाम के लिए, तो वो चीज करना है। ठीक है, रैप अप करते हैं। आई होप कि सब लोग पहले अटेम्प्ट में, मतलब जब भी मेंस का मौका मिलेगा, और कोशिश ये करनी कि पहली बार, देखो पहली बार अगर पीटी निकलता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। कई लोगों का पीटी इसलिए निकलता है कि वो उसी साइकिल में फंस जाते हैं, मार्क्स कम आए तो वो रिस्क भी नहीं लेते हैं, वो साइकिल में फंस जाते हैं। और ये भी कॉन्फिडेंस नहीं निकला, बट अगर ये है कि डायरेक्शन मेरी सही है, अगली बार निकल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज रिस्क नहीं ले पाओगे। मैक्सिमम लोगों का जो ये नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो नहीं होगा, वो क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको लास्ट अटेम्प्ट का फोमो है। वो ध्यान रखना, डायरेक्शन को एकदम सही रखना। और बेस पीवाईक्यू, बेस इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे मेंस हो चाहे पीटी, इसके अलावा कोई बेस नहीं।